हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आप लोगों को बता दें कि एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। 7 से 8 क्लासेस आप सभी की हो चुकी हैं और ये आप सभी की सीडीपी की फर्स्ट क्लास है और ये आप सभी की क्लासेस 6 बजे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21A है। यह अनुच्छेद क्या कहता है, तो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से। जो अनुच्छेद 26 है यह किससे संबंधित है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो अनुच्छेद 45 है ये किससे संबंधित है? तो जो बालक 6 वर्ष से कम के हैं, 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? क्रस काय जिसे दुर्बल कहते हैं, सुडोल काय है, गोल काय है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है? जो एक आपको सामने दिखता है और जो दूसरा उसके मन में चल रहा होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप इसे याद करेंगे? जैविकीय कारक, जैविकीय कारक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वातावरणीय कारक। दूसरा क्या है? वातावरणीय कारक। और इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वातावरणीय कारक है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है भौतिकी, दूसरा है सामाजिक। पहला है भौतिकी, दूसरा है सामाजिक। तो ये 2 कारक होते हैं। एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक में जैसे कि आप लोगों को पता है, घर परिवार है, परिवार कह सकते हैं। पास पड़ोस है, पास पड़ोस। ये जो 2 पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति। यहाँ पर आर्थिक स्थिति हो जाएगा। आर्थिक स्थिति। विद्यालय है, जनसंचार है, धर्म व संस्कृति है। सामाजिक में यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, परिवार है, पास पड़ोस है, आर्थिक स्थिति है और यहाँ पर विद्यालय भी हो जाएगा। इसमें विद्यालय, ये सभी क्या है? सामाजिक कारक हैं। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अभिक्षमता। इसमें अभिक्षमता कह सकते हैं, योग्यता कह सकते हैं, अभिक्षमता, योग्यता। साथ में यहाँ पर ज्ञान का मापन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञान का मापन। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कि आपको पता भी होगा, टीएटी परीक्षण, जो टीएटी परीक्षण है इसके वैज्ञानिक कौन है? मरे एवं मॉर्गन है। टीएटी किससे संबंधित है? मरे एवं मॉर्गन से संबंधित है। मरे एवं मॉर्गन से संबंधित है। इसके बाद में जो सीएटी परीक्षण है ये पूछा जाता है, तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सीएटी परीक्षण होता है यह, इसके वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पर लियोपोल्ड बैलक है। लियोपोल्ड बैलक, लियोपोल्ड बैलक है। और इसमें कितने वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 से 11 वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है। सीएटी में, सीएटी के वैज्ञानिक कौन है? सीएटी के वैज्ञानिक हैं लियोपोल्ड बैलक।
तो CAT और SAT ये दोनों के वैज्ञानिक कौन है? लियोपोल्ड बैलक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर TBT के वैज्ञानिक कौन है? TBT के वैज्ञानिक हैं हरमन रोरसा। TBT के वैज्ञानिक कौन है? हरमन रोरसा है, हरमन रोरसा। आप लोगों को बता दें कि जो ये परीक्षण है 3 से 4 परीक्षण जो हैं यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और एग्जाम टाइम में भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर बी सही हो जाएगा, स्मृति। यहाँ पर मेमोरी की बात की गई है तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अधिगम के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो आप किस प्रकार से सीखते हैं? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किस प्रकार से सीखते हैं? तो प्रयत्न करके, प्रैक्टिस करके सीखते हैं। और यदि आप कोई चीज भूल जाते हैं तो जब वो चीज आपको मिल जाती है तो इससे सीखते हैं। तो प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सूझबूझ हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बड़ा सोच और समझ के कार्य करते हैं। सूझबूझ द्वारा सीखना या सूझबूझ का अधिगम कह सकते हैं, सूझबूझ द्वारा सीखना या अधिगम। इसके बाद में आप दूसरों को देखकर सीखते हैं, यानी कि अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद में आप किस प्रकार से सीखते हैं? तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि द्वारा सीखते हैं। बुद्धि से अधिगम, बुद्धि से अधिगम हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में सहचर्य द्वारा, इसके बाद में सहचर्य द्वारा सीखते हैं। तो ये 5 पॉइंट जो हैं नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम का जो सिद्धांत है यह संबंधित है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम से। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, जो अधिगम का सिद्धांत है इसमें जो व्यवहारवाद है, अधिगम के सिद्धांत में जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है थॉर्नडाइक से, यह संबंधित है थॉर्नडाइक से। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं सीखने में। थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। तो 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं आपको पता होगा। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा क्या है? अभ्यास का नियम है। तो ये 3 प्रमुख नियम हैं। और यदि आपसे गॉड नियम पूछे जाएं, गॉड नियम कितने होते हैं? 5 गॉड नियम होते हैं। यदि आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को बता दें, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, जो 5 सिद्धांत आपने या 5 प्रकार आपने देखे हैं, इनके मनोवैज्ञानिक अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो थॉर्नडाइक है ये किससे संबंधित है? प्रयत्न व भूल से संबंधित है, प्रयत्न व भूल से संबंधित है, ये सिद्धांत है। इसके बाद में संबंधवाद से भी संबंधित है, संबंधवाद, संबंधवाद से भी संबंधित है। और अनुबंधन का सिद्धांत भी है। यहाँ पर अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है थॉर्नडाइक से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आपको ये भी पता होगा जो थॉर्नडाइक है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम प्रयोग है ये किस पर किया गया था, प्रथम प्रयोग किस पर किया गया था? आपको पता हो कमेंट करके जरूर बताएं, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो प्रथम प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। किस पर किया था? तो भूखी बिल्ली पर यह प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। और यदि आपसे द्वितीय पूछा जाए दूसरा प्रयोग किस पर किया था, तो चूहों पर किया था। दूसरा प्रयोग किस पर किया है? चूहों पर द्वितीय प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है?
कौन सी होगी? तो आप सभी को पता है यह अंतर्दर्शन विधि होती है। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, तो बालक अपने विचार, अपने भाव का विश्लेषण करता है। अपने विचार व भाव का विश्लेषण करता है, आत्म विश्लेषण करता है, आत्म विश्लेषण करता है। अगर आप लोगों को पता होगा, आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा, तो आपको पता होगा कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। आपके 100% 30 में 30 नंबर आएंगे, लेकिन आप सभी को इसी प्रकार से पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा, और जो उसके 3 से 4 ऑप्शन होते हैं सभी के बारे में आपको नोट डाउन करना होगा। तो युंग के अनुसार जो व्यक्ति के प्रकार होते हैं ये कितने होते हैं? व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं आपको पता होगा। तो ये 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आपको पता है, अंतर्मुखी, दूसरा क्या है, बहिर्मुखी, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब यहाँ पर है कि जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों हो। इसमें क्या होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो अंतर्मुखी, इसमें क्या होगा, अंतर्मुखी में तो यह एकांत प्रिय होते हैं। इनको कम बोलना अच्छा लगता है, कम मित्र होते हैं, और ये दूसरों से सहयोग कम लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एकांत प्रिय और कम सहयोग। बहिर्मुखी में क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी में इनके मित्र ज्यादा होते हैं और ये वाक्पुट होते हैं, मित्र ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर यह समाज में लोकप्रिय स्थान प्राप्त करते हैं। समाज में लोकप्रिय स्थान होता है। जो उभयमुखी होते हैं इनमें दोनों का मिश्रण होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? जो अल्बर्ट बंडूरा है ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो दूसरों के व्यवहार अनुकरण द्वारा बालक सीखता है। सामाजिक अधिगम में किस प्रकार से बालक सीखता है, तो दूसरों के व्यवहार से सीखता है। और किस प्रकार सीखता है, तो अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा। यहाँ पर सी पॉइंट में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान का मतलब होता है कि मस्तिष्क से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बौद्धिक विकास व ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, है। जो मनोविश्लेषण की बात करें, मनोविश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोविश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिगमंड फ्रायड से। किससे संबंधित है? फ्रायड से संबंधित है। आप इसे मनोविश्लेषण कहें या मनोलैंगिक विकास कहें, इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है, अधिगम वक्र में पठार बनता है किस कारण? पठार किस कारण बनता है? तो थकान के कारण, मतलब रुकावट आ जाती है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, थकान के कारण। और आपको पता होगा जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में व्यवहारवादी सिद्धांत, ये जेबी वॉटसन से संबंधित है। और साथ में किससे संबंधित है? तो यह स्किनर से संबंधित है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो व्यवहारवादी ज्ञान होता है किस प्रकार का होता है? तो आप सामने रहकर सीखते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसमें आप प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देख लिया है, सी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है दर्पण परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो दर्पण परीक्षण होता है यह अधिगम अंतरण को मापने के लिए होता है। अधिगम अंतरण कहे या स्थानांतरण कहे या स्थानांतरण कहे तो एक ही बात है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर अभिरुचि लिखी है तो अभिरुचि कहिए या रुचि कहिए, जो मतलब आपको जिस चीज में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो काम आप करते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है, जन्मजात होती किसी काम में पूरा अपना तन मन लगा देना, और दूसरा है आप दूसरों को देकर अर्जित करते हैं, तो ये अर्जित करना, अर्जित रुचि होती है। तो ये दो रुचि होती है, अर्जित रुचि होती है। अर्जित रुचि में क्या होता है, जब आप किसी को देखते हैं तो उससे आप सीखते हैं और अपने अंदर बदलाव करते हैं कि हमको ये करना है। जैसे मान लीजिए किसी का यूपी टेट निकल गया है तो आपका भी यूपी टेट निकलना चाहिए, तो ये रुचि आप अपने अंदर ला रहे हैं कि हमको भी इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जो जन्मजात रुचि होती है यह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। किस पर? तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, मूल प्रवृत्ति पर। और इसमें क्या होता है, तो बच्चा सीखता है खेल के द्वारा, कला के द्वारा, साहित्य के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? सभी को पता रटा होगा आपको ये क्वेश्चन, रेवने का परीक्षण। और रेवने का जो परीक्षण है यह बुद्धि परीक्षण है। रेवने का परीक्षण क्या है? तो यह बुद्धि परीक्षण है। बाकी सभी क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है। बाकी सभी क्या है? तो व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द ए मैन परीक्षण क्या है? ये भी व्यक्तित्व परीक्षण है। यहाँ पर आपके लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका का मतलब ही होता है जो मध्य का अंक होता है। यहाँ पर 2 छोड़ दीजिए और यहाँ पर भी 2 छोड़ दीजिए। 3 होती तो यहाँ पे बीच की संख्या अपने आप मिल जाती, नहीं है कोई बात नहीं है। 9 + 10 कितना होता है? 19 होता है। 2 से भाग कर तो 2 संख्या ली है तो 19/2 हो जाएगा। 2 9 18, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 9.5। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है विकास के बारे में? जो विकास है यह क्या है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। और स्किनर ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को कहा है कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है किसका? तो यहाँ पर 13 का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? संवेग, जो आपके इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। और संवेग के बारे में, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? 14 का आंसर यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना मतलब जो आपने पहले से सीखा है उसका अब यहाँ पर आप प्रत्यक्ष उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका भी सही होगा। नेक्स्ट है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर तो आपका आंसर 160 हो जाएगा। और 160 कैसे होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 100/100
5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 8 दूना 16। अब कैसे होगा तो देखिए, यहाँ पर मानसिक आयु, यहाँ पर मानसिक आयु हो जाएगा, मानसिक आयु, और इसके बाद में यहाँ पर उसकी वास्तविक आयु, जो उसकी रियल एज है, वास्तविक आयु हो जाएगी, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो यहाँ पर मंद बुद्धि के बारे में कहा है, 36 से 49 हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, रोरसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बी स्मृति का कारण नहीं है? तो बी स्मृति का कारण क्या नहीं होगा? तो स्मरण करने की इच्छा, ठीक है, ये नहीं, बाकी है सीखने में कमी आ सकती है, आप चीजों को भूल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व, आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसका कारण आप भूल सकते हैं। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, आप किस प्रकार से सीख रहे हैं ये भी निर्भर करता है। यदि ये भी तरीका गलत हो गया या विधि गलत होगी, तब भी आपके भूलने का कारण हो सकता है। जो नहीं है, स्मरण करने की इच्छा, याद करने की इच्छा। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है सांख्यिकीय। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, सांख्यिकी कहलाता है। गणित या ज्यामिति या संभाव्यता इसलिए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीजें किसमें आपको देखने को मिलती है, सांख्यिकी। नेक्स्ट है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों के लिए तो सिरिल बर्ट ने दी है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो जो भिन्न है ये क्या हो जाएगा, अभिक्षमता। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, अभिक्षमता। अभिक्षमता होता क्या है, तो ये एप्टीट्यूड है। अभिक्षमता को इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं, और इसका तात्पर्य क्या है, तो जन्मजात यह सहज शक्ति से है। यह अभिक्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है और या सहज शक्ति होती है, मतलब आसानी से आप सीख सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अभिक्षमता में या तो ये जन्मजात होती है और या तो यह सहज शक्ति होती है। किसी भी विशेष कार्य में आप अपनी दक्षता सिद्ध कर सकते हैं। अभिक्षमता के 3 प्रकार हैं। अभिक्षमता के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? सामान्य, सामान्य अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, दूसरा है भेदक, दूसरा है भेदक अभिक्षमता, अभिक्षमता, तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता, तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता। तो ये 3 होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत क्या नहीं है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर प्रत्यगमन का सिद्धांत हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी एक तत्व का सिद्धांत है, और एक तत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये विनय हो जाएगा, विनय है, टर्मन है और स्टर्न है, और स्टर्न, ये सभी मनोवैज्ञानिक है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि नहीं है, बाकी ये तीनों आपके सही है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पहली तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद में औपचारिक अवस्था है। द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहें या आप इससे संवेदी गामक प्रेरक अवस्था भी कह सकते हैं। यह 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष।
इसके बाद में पूर्व संक्रिया अवस्था कहें या प्राक संक्रिया काल कहें, ये 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है 11 प्लस, 11 से ऊपर के बालकों के लिए। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए आपका जो वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम, ये सभी। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, पहले तो मानसिक आयु होता है बटे में वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100 होता है। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लिखते कैसे हैं, तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु जो उसकी रियल एज होती है, और यहाँ पर गुणे में 100 लिख देते हैं। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो टर्मन ने किया है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, टर्मन ने किया है। सूत्र किसने प्रतिपादित किया है, सूत्र किसने प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है, स्टर्न ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से, आंसर यहाँ पे जॉन डेवी सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, जॉन डेवी। नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, आगमनात्मक तर्क में, तो यहाँ पर कल्पना हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण, ये तीनों है, लेकिन क्या नहीं है, कल्पना। नेक्स्ट है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो बी स्मरण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी स्मरण। सफल होना कहता है तो यहाँ पर स्मरण है, धारण है, चिंतन, ये सभी सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें, केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों या चूहों में, नहीं सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं, और ये 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि थॉर्नडाइक है, कोहलबर्ग है, लेवाइगोत्स्की है, जितने भी सिद्धांत है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रमुख नियम कौन से हैं, पहला है प्रभाव का नियम, पहला है प्रभाव का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, और ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस चलता है ये सीक्वेंस से ही आपको आंसर टिक करना है। प्रभाव का नियम है, इसके बाद में तत्परता का नियम है, इसके बाद में तत्परता का नियम है, और इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, अभ्यास का नियम, इसके बाद में अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। पहले नंबर पर आपका प्रभाव का नियम होगा, तो सीरीज वाइज जरूर याद रखिएगा। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। और 5 गौड़ नियम आप लोगों को पता होगा कि 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट नोट डाउन करने के बाद में 5 गौड़ नियम देख लीजिए। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो दूसरा नियम है मानसिक स्थिति, दूसरा नियम है मानसिक स्थिति का नियम। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट पर आंशिक क्रिया का नियम, थर्ड पॉइंट पर है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम है। फोर्थ नंबर पर है आत्मीकरण का नियम, फोर्थ नंबर पर है आत्मीकरण का नियम, फोर्थ नंबर पर आत्मीकरण का नियम है। फिफ्थ नंबर पर है सहचर्य परिवर्तन का नियम, फिफ्थ नंबर पर है सहचर्य परिवर्तन का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम है और इनको भी आपको सीक्वेंस से याद करने हैं।
पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम, पांचवा है सहचर्य नियम। नेक्स्ट है सीखने के वक्र किसकी सूचक है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीखना, मतलब यहाँ पर प्रगति हो जाएगा। सीखने की प्रगति के सूचक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह दिया है बंडूरा और वाल्टर ने। आंसर यहाँ पर आपका सही है। यदि वाल्टर ना लिखा हो, सामाजिक अधिगम लिखा हो तो बंडूरा सही हो जाएगा। आपसे यदि ये पूछा जाए कि प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा सहचर्यवाद का सिद्धांत। सहचर्यवाद का सिद्धांत हो जाएगा, सहचर्यवाद का सिद्धांत। आप सभी को यहाँ पर जितने भी यूपी टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी देखने को मिलेंगे। सूझ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सूझ का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से। यह किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आंसर आपका अधिगम सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? अधिगम, यानी कि सीखने के लिए। सीखने के लिए अधिगम के प्रकार में जैसा कि आपको पता है किस प्रकार से आप सीखते हैं, तो प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, सूझबूझ से सीखते हैं, सूझबूझ से सीखते हैं, सूझबूझ। तीसरा क्या है? अनुकरण के माध्यम से। तीसरा है अनुकरण के माध्यम से। इसके बाद में है बुद्धि के अधिगम से, बुद्धि के अधिगम से, बुद्धि के अधिगम से। इसके बाद में है सहचर्य द्वारा। इसके बाद में हो जाएगा सहचर्य द्वारा, सहचर्य द्वारा। तो आप कितने प्रकार से सीखते हैं? अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, दूसरा है सूझबूझ, तीसरा है अनुकरण द्वारा, चौथा है बुद्धि के अधिगम द्वारा और पांचवा है सहचर्य के अधिगम द्वारा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। इसके बाद में है बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में, बुद्धि का जो विकास होता है किसी भी बालक का तो कितनी आयु तक होता है? 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास होता है। आयु तक बुद्धि का विकास होता है। इसके बाद में है बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा बुद्धि के कितने प्रकार हैं? बुद्धि के 3 प्रकार हैं। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मूर्त बुद्धि, पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है? तो जो मूर्त बुद्धि के बालक होते हैं ये या तो गायक होते हैं या यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। ये गायक बुद्धि के होते हैं या यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। गायक बुद्धि के या यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। और इनको रुचि किसमें होती है? यदि आपसे पूछा जाए कि इनको रुचि किसमें होती है तो यंत्र व मशीन से होती है। यंत्र व मशीन में इनको रुचि होती है। और ऐसे बुद्धि के जो बालक होते हैं क्या बनते हैं? इंजीनियर या कारीगर, इंजीनियर या कारीगर बनते हैं, इंजीनियर या कारीगर बनते हैं। अमूर्त में क्या होता है? इनका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त में पुस्तकीय ज्ञान से संबंध होता है और ये बालक पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। अधिक रुचि किसमें होती है? तो पाठ्य पुस्तक में होती है। जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं ये क्या बनते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये क्या बनते हैं तो ये वैज्ञानिक बनते हैं। ये क्या बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं, वैज्ञानिक या डॉक्टर बनते हैं या
डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक या डॉक्टर बनते हैं। इसके बाद में जो सामाजिक बुद्धि है, इसका संबंध किससे होगा? सामाजिक व्यवहार से, सामाजिक व्यवहार से संबंधित। जो सामाजिक बुद्धि के बालक होते हैं, ये अपना जो सामाजिक जीवन होता है सही ढंग से व्यतीत करते हैं। सामाजिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं? सही ढंग से। और ये बालक क्या बनते हैं? तो ये नेता बनते हैं, ये नेता बनते हैं, नेता बनते हैं या कूटनीतिज्ञ बनते हैं, कूटनीतिज्ञ बनते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये बहिर्मुखी होते हैं। जो सामाजिक बुद्धि के बालक होते हैं, यदि इनका स्वभाव पूछा जाए तो ये बहिर्मुखी होते हैं, ये बहिर्मुखी होते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को बता दें जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे बुद्धि के सिद्धांत में क्या है? बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये सिद्धांत संबंधित है विनय से, विनय और टर्मन से, विनय और टर्मन से संबंधित है। साथ में स्टर्न भी हो जाएगा, साथ में स्टर्न मनोवैज्ञानिक। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। बहु में पूछा जाए, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत ये किससे संबंधित है? बहुकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। बहुकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो आपने यहाँ पर देखा है बुद्धि के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसका आंसर यहाँ पर 34 का सी सही है, अधिगम होगा। नेक्स्ट है डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है क्या? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो एक माप है वो माध्यिका हो जाएगा, या आप यहाँ पर सांख्यिकी भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर सांख्यिकी भी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है ये बताना है। तो जो शेष से भिन्न है 16 पीएफ हो जाएगा। 16 पीएफ परीक्षण यह किससे संबंधित है? अचेतन मन से संबंधित है, अचेतन मन से संबंधित है। और इसको अच्छी विधि भी माना गया है किसके लिए? अध्ययन के लिए। अचेतन मन अध्ययन से संबंधित है। बाकी आपको पता होगा ड्रा अ मैन परीक्षण जो है, ड्रा अ मैन परीक्षण ये व्यक्तित्व संबंधी है, ये व्यक्तित्व संबंधी है। TAT है, यहाँ पर TET लिख लीजिएगा। और जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे कौन? विकासात्मक कार्य के, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, हेविघर्स्ट। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है टॉरेंस ने। पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ई पॉल टॉरेंस। पूरा नाम आपसे यदि पूछा जाए तो ई पॉल टॉरेंस है। यहाँ पर बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, आपको थॉर्नडाइक के 3 नियम बताए हैं। तो 3 नियम में पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम हैं, तीनों नियम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम है। आंसर यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अन्वेषण के
ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी में किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आपसे यदि ये पूछा जाए कि अधिगम का जो प्रथम चरण है ये किससे संबंधित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो अधिगम का प्रथम चरण है ये किससे संबंधित है? प्रथम चरण किससे संबंधित है? तो यह संज्ञान से संबंधित है। प्रथम चरण संज्ञान से संबंधित है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ध्यान किससे संबंधित है, तो ध्यान संबंधित है स्मरण से। ध्यान किससे संबंधित है? स्मरण से संबंधित है। और यदि आपसे मूल्यांकन पूछा जाए किससे संबंधित है, मूल्यांकन किससे संबंधित है, तो यह निष्कर्ष से संबंधित है। मूल्यांकन के बाद में ही निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं जो बौद्धिक विकास है। तो बौद्धिक विकास में सबसे पहले हम बुद्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि होती क्या है और इसका प्रतिपादन या किस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कार्यात्मक होता है। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? कार्यात्मक पक्ष है, दूसरा है संरचनात्मक, दूसरा है संरचनात्मक और तीसरा पक्ष कौन सा हो जाएगा? क्रियात्मक। तीसरा पक्ष कौन सा है? तो क्रियात्मक है। ये 3 पक्ष होते हैं। बुद्धि के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष हैं। और इसमें होता क्या है? तो कार्यात्मक पक्ष में ध्यान रखिएगा, कार्यात्मक पक्ष में क्या होता है? कार्य से संबंधित है तो बुद्धि के कार्य हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बुद्धि के कार्य हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा? बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है ये भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा, कार्यात्मक पक्ष में आएगा। जो संरचनात्मक बुद्धि है इसमें क्या आएगा? संरचना मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुद्धि की संरचना। बुद्धि से संबंधित है तो बुद्धि की संरचना हो जाएगा। बुद्धि की संरचना और बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि की संरचना और क्या हो जाएगा? बुद्धि के सिद्धांत। क्रियात्मक पक्ष में क्या होगा? बुद्धि का मापन करना। बुद्धि का मापन करना, बुद्धि मापन की तकनीकी हो जाएगा और परीक्षण का वर्णन करना। तो क्रियात्मक में क्या हो जाएगा? बुद्धि का मापन करना। नेक्स्ट है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है क्या? तो प्रथम चरण जैसे कि आप सभी को पता होगा उपक्रम होता है। प्रथम चरण उपक्रम होता है। सृजनात्मकता किसको कहते हैं? किसी नए ढंग से सोचने, विचार करने, सोचने व विचार करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। और आपको पता होगा सृजनात्मकता के कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व हैं। सृजनात्मकता के कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रवाह, पहला है प्रवाह, दूसरा है विविध, दूसरा है विविध, तीसरा है मौलिकता, तीसरा है मौलिकता, चौथा यहाँ पर हो जाएगा विस्तारण। चौथा है यहाँ पर विस्तारण। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सृजनात्मकता के 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो प्रवाह है, विविधि है, मौलिकता है, विस्तारण है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जो संबंधित है ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि 3 प्रमुख नियम है, 3 प्रमुख नियम है और 5 गौड़ नियम है। 5 गौड़ नियम है। 3 प्रमुख नियम में कौन कौन से नियम है? तो जैसा कि आपको पता है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, तीसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है
कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं कौन? जो मनोशारीरिक गुण है यह किससे संबंधित है? यहाँ पर पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है मनोशारीरिक गुण। मनोशारीरिक गुण किससे संबंधित है? तो GW आलपोर्ट से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने में पलायन आधारित है किस प्रकार का? सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक या विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन आधारित, पलायन का मतलब है उस कार्य को छोड़ देना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। बी आंसर यहाँ पर सही है। पलायन का मतलब क्या होता है? कि एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहा गया है? ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन। ध्वनि यानी कि स्वर विज्ञान हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, स्वर विज्ञान। नेक्स्ट है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है क्या? तो स्मृति का आयाम क्या नहीं है? तर्क करना नहीं होगा। और आपको पता है वुडवर्थ ने 4 आयाम दिए हैं। कितने आयाम बताए हैं? तो 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन सा है? तो धारण करना है, पुनः स्मरण है, पहचानना है, और क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा कौन सा स्मृति का आयाम है? प्रयोग करना, प्रयोग करना। नेक्स्ट है, TAT डैश किसके द्वारा बनाया गया था? जो TAT परीक्षण है ये किसके द्वारा बनाया गया था? मुरे या मरे द्वारा बनाया गया था। और इसका प्रतिपादन कब किया गया है? तो 1930 ईस्वी में किया गया है। और जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि TAT परीक्षण किससे संबंधित है। यहाँ पर मुरे या मरे लिखा है और दूसरा नाम क्या होगा? तो मॉर्गन हो जाएगा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मॉर्गन। और यह कितने वर्ष के बालकों पर किया गया था? तो यह किया गया था 14 वर्ष के बालकों पर। 14 वर्ष या 14 प्लस के बालकों पर किया गया था। और यह विधि कौन सी है? यदि आपसे यह विधि पूछी जाए TAT परीक्षण किस प्रकार की है, तो प्रक्षेपी विधि है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोग वीडियो को रिपीट कर लिया करिए। आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर CAT परीक्षण ये किस में आ जाएगा? ये भी आपका इसमें प्रक्षेपी विधि में आ जाएगा। तो प्रक्षेपी विधि में कौन कौन से परीक्षण है? TAT परीक्षण है, TAT परीक्षण है, दूसरा है CAT परीक्षण है, दूसरा CAT परीक्षण है। CAT परीक्षण कितने वर्ष के बालकों पर किया गया था? तो यह 3 से 11 वर्ष के बालकों पर किया गया था। 3 से 11 वर्ष के बालकों पर यह परीक्षण किया गया था। और इसके वैज्ञानिक यदि आपसे पूछे जाए कौन है, तो इसके वैज्ञानिक हैं लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक है। जो SAT परीक्षण है ये प्रक्षेपी विधि में आएगा। और इसके वैज्ञानिक कौन है? इसके भी वैज्ञानिक हैं लियोपोल्ड बेलक हैं। और TBT के वैज्ञानिक कौन है? TBT के वैज्ञानिक हैं रोरसार्क। इसके वैज्ञानिक कौन है? हरमन रोरसार्क हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो 16PF परीक्षण है, जो 16PF परीक्षण है, तो यह किसके लिए मानी जाती है? अचेतन मन के लिए मानी जाती है, अचेतन मन के लिए। और यह किसके लिए अच्छी विधि मानी जाती है? तो अचेतन मन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि है। अचेतन मन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि अचेतन मन के लिए है। नेक्स्ट है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग होगा नहीं, अभिप्रेरणा ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कुंठा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं संवेग के बारे में। संवेग होता क्या है, तो इमोशंस होते हैं। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। और संवेग किस भाषा शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा शब्द से बना है। लैटिन भाषा शब्द से बना है। कौन सा शब्द है, तो इमोवर है। कौन सा शब्द है, इमोवर। इसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना। एक क्वेश्चन आपका वुडवर्थ से पूछा जाता है, वुडवर्थ ने संवेग के बारे में क्या कहा है, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है, यह कहा है वुडवर्थ ने। उत्तेजित दशा वुडवर्थ से संबंधित है। और संवेग के बारे में मैकडूगल ने क्या कहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैकडूगल ने क्या कहा है। मैकडूगल ने कहा है जो संवेग है प्रकृति का हृदय है। संवेग क्या है, संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग प्रकृति का हृदय है। ये किसने कहा है, तो यह कहा है मैकडूगल ने। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं, तो संवेग 14 प्रकार के होते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आप लोगों से बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट होते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्कोर आप लोगों का अच्छा होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। कहीं पर भी पढ़े, कहीं पर भी यूट्यूब चैनल आपने फॉलो कर रखा है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और ये जो 14 प्रकार हैं ये किस प्रकार के अभिप्रेरणा में शामिल किए गए हैं, तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा में शामिल किए गए हैं। 14 प्रकार के संवेग हैं, इनको किसमें सम्मिलित किया गया है, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा में सम्मिलित किया गया है। और यदि आपसे ये पूछा जाए नकारात्मक में कौन है, नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या हो जाएगा, नकारात्मक अभिप्रेरणा दंड, जो कि बच्चों को कभी नहीं देना है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, और आकांक्षा। बहुत ज्यादा बच्चों से उम्मीद रखना भी गलत हो जाएगा, आकांक्षा। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, इसका सी आंसर सही है, कुंठा। नेक्स्ट है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, वातावरण नहीं करेगा, आनुवंशिकता करेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के जो आंखें हैं ये भूरी है, तो हो सकता है, संभावना है उसके बच्चे की आंख भी भूरी हो, तो आनुवंशिकता हो जाएगा। कद काठी जो है ये भी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, तो आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, जो आधार आयु है ये किसके मापन से संबंधित है। आपने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, उसमें बुद्धि से संबंधित बताया गया है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, बुद्धि। जैसे कि आपको पता है कि रुचि क्या होती है, तो रुचि है इंटरेस्ट। मतलब यदि आपको किसी कार्य में रुचि है तभी आप उस कार्य को बड़े लगन के साथ करते हैं। और जो रुचि है, रुचि के 2 प्रकार होते हैं। रुचि के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो रुचि का प्रकार में हो जाएगा जन्मजात, कि आप में बचपन से वो चीज करने की इच्छा होती है, रुचि होती है कि आप ये कर लेते हैं। अगर बचपन से है, जन्म से है, तो आपकी वो रुचि आगे जाकर और बढ़ती ही जाती है। लेकिन जिस कार्य में आपको रुचि नहीं है वो आप दूसरों को देखकर वहां से आप सीखते हैं, तब जाकर ये आपके अंदर आती है। तो आप अर्जित करते, दूसरों को देखकर सीखकर रुचि आना, ये क्या हो जाएगा, अर्जित रुचि हो जाएगा। एक आपकी जन्मजात रुचि है, दूसरा अर्जित रुचि है। जो जन्मजात रुचि होती है किस पर निर्भर होती है, तो मूल प्रवृत्ति पर, मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होती है।
नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? उसको डांट पड़ी है क्लास में, लेकिन जब घर आता है तो उसने अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है, तो विस्थापित हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, विस्थापन। नेक्स्ट है, निम्न में से सीखने की गेस्टॉल्ड सिद्धांत से संबंधित है। जो गेस्टॉल्ड सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो यह कोहलर से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है कि वन मानुष पर प्रयोग किया गया है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है? वन मानुष पर प्रयोग किया है। और इसको क्या कहते हैं? चिंपैंजी भी कहते हैं, चिंपैंजी भी कहते हैं। और कोहलर ने किसको महत्व दिया है? समग्र को महत्व दिया है, समग्र को महत्व दिया है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर किया है। स्किनर ने चूहे पर किया है। और किस पर किया है? कबूतर पर किया है। चूहे व कबूतर पर किया है। आप लोग सन जरूर बताइएगा किस सन में किया है। वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, क्लास किया होगा, तो आप लोग जरूर बता पाएंगे। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, इरोस शब्द संबंधित है किससे? जो इरोस शब्द है यह संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा होता है? तो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा होता है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आपको पता है जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने 3 प्रकार के इदम, अहम और परा अहम, इदम, अहम, परा अहम, ये किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तित्व के प्रकार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के प्रकार से संबंधित है। और ये व्यक्तित्व के प्रकार किससे संबंधित है यदि ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। तो ये किससे संबंधित है? फ्रायड से संबंधित है। इदम क्या होता है? ये जन्मजाति प्रकृति का होता है। इदम जन्मजाति प्रकृति का होता है। अहम जो है ये वास्तविकता से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वास्तविकता से संबंधित है। और जो परा अहम है ये किससे संबंधित है? नैतिक मूल्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो नैतिक मूल्य से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है, कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? तो प्राणी में भूख कम हो जाएगी। प्राणी में भूख कम हो जाएगी, इसको भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसकी तृप्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? उसकी तृप्ति बढ़ जाती है। जब तृप्ति बढ़ जाएगी तो उसको भूख कम लगेगी। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? यहाँ पर क्या कहा है? 75 अंक प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु, मानसिक आयु ऊपर होती है। मानसिक आयु बटे में क्या हो जाएगा? उसकी वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु कितनी है? 16 है। गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। और यहाँ पर 4 चक्कू 16, तो ये क्रॉस हो जाएगा। 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर यहाँ पर आपका 12 वर्ष सही हो जाएगा। जो बालक की मानसिक आयु है ये कितने वर्ष है? 12 वर्ष है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होते हैं क्या? तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। और मेरुदंड को कहते क्या है? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मेरुदंड को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोग्रसित यानी कि मन से, और मन अगर विचलित होता है तो चिंतन में विकृति होती है। तो आंसर यहाँ पर आपका चिंता विकृति है। आंसर सी सही हो जाएगा, चिंता विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है ये दिया गया है युंग, या आपको कहीं कहीं पर जंग भी
लिखा मिल सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, डी आंसर यहाँ पर सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।